सो वेलकम एवरीवन। लास्ट टॉपिक तक, लास्ट लेक्चर तक हम लोग सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू स्टॉक एंड डेटर मेथड इन केस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। अभी तक हम लोगों ने दो मेथड किया है, दैट इज नंबर वन डेटर मेथड, नंबर टू स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, अभी जो अपन सीख रहे हैं ये सब क्या है? डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग। मतलब हेड ऑफिस विल प्रिपेयर द बुक्स ऑफ ब्रांच। अंडर डेटर मेथड हेड ऑफिस ओनली प्रिपेयर सिंगल अकाउंट फॉर द ब्रांच, दैट इज ब्रांच अकाउंट। उसके अंदर ही सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। क्लियर है? अंडर दैट डेटर मेथड ट्रांजेक्शन बिटवीन head office and branch is recorded, whereas transaction of branch with the outsider is ignored. Clear है? डेटर मेथड को पूरा का पूरा ओपन कर दे, देन इट बिकम स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या करना है? ब्रांच से रिलेटेड सारा लेजर हम लोग बनाता है। हर एक लेजर के आगे में उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर है? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ध्यान रखना है, जब आप इनवॉइस प्राइस पे सेंड करते हैं देन ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज मेंटेन्ड एट इनवॉइस प्राइस। क्लियर है? इफ एबनॉर्मल लॉस हो चाहे नॉर्मल लॉस हो, स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। इन केस ऑफ ए नॉर्मल लॉस योर अकाउंटिंग एंट्री इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। पूरा का पूरा हम लोग क्या करता है? प्रॉफिट एलिमेंट से ही उड़ाता है नॉर्मल लॉस को। Whereas in case of abnormal loss, अपना एंट्री क्या होता है? ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट विद द कॉस्ट वैल्यू, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट लोडिंग पार्ट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये था नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का। ठीक है, टिल द लास्ट लेक्चर हमने सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस किया था। आज विद कंटिन्यू करते वहीं से कि जो क्वेश्चंस करना पेंडिंग है, सो दैट आपका स्टॉक एंड डेटर मेथड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इफ आपको वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ स्टिल कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर करके उसको कर सकता है। ठीक है, कोई भी छोटा सा पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी चीज को लेके। क्लियर है? तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने किया था कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 3। वी विल स्टार्ट टुडे विद द क्वेश्चन नंबर 6। आज अपने को पहले 6, 7, 8, 11, 14, 16 ये क्वेश्चंस करना है। उसके बाद टाइम परमिट करेगा देन इंडिपेंडेंट ब्रांच से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करना होता है वो अपन सीखेगा। क्लियर है? तो वी विल जंप टू कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 6। नवंबर 20 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फॉर 10 मार्क्स। बहुत ही सही और इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला ना, ब्रांच से इजी चैप्टर पूरा सिलेबस में नहीं है आपका ग्रुप 1 अकाउंट्स में। इजीएस्ट ऑफ द टॉपिक है। अभी तक कुछ टफ लगा? एकदम सिंप्लीफाइड है। लेजर अकाउंट ही बना रहे हो, कुछ ज्यादा मेजर एडजस्टमेंट भी नहीं है। फालतू लोग डराते हैं कि ब्रांच टफ है, टफ है। कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है। उस तरीके से आप चैप्टर को खत्म करोगे ना, ये चैप्टर सबसे इजी लगेगा आपको। क्लियर है? विजय एंड कंपनी ऑफ जयपुर हैज ए ब्रांच इन पटना टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% above कॉस्ट। 20% above कॉस्ट का मतलब हो गया 100 प्लस 20 रुपए, 120 रुपए इनवॉइस प्राइस। दैट मीन्स कितना परसेंट ऑन सेल्स हो गया? 16.67% ऑन आईपी। कैसे निकाला? प्रॉफिट बाय इनवॉइस प्राइस इनटू 100। क्लियर है? द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। branch expenses are paid directly from head office. Branch expenses are paid directly from head office and the branch has to remit all cash received into bank account of head office. सारा का सारा ब्रांच का खर्चा कौन पेमेंट करता है? हेड ऑफिस। जितना भी पैसा ब्रांच के पास आएगा क्या करेंगे? हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में डाल देगा हम लोग। Branch does not maintain any books of accounts but sends monthly return to the head office. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। Following further details are given. आपको करना क्या है? Prepare necessary ledger accounts in the books of head office by following stock and debtor method
एन असर्टेन ब्रांच प्रॉफिट। नेसेसरी लेजर अकाउंट का मतलब सारा लेजर अकाउंट रिलेटेड टू द ब्रांच। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। 8,40,000 का गुड्स रिसीव हुआ है फ्रॉम हेड ऑफिस। क्लियर है? तो एंट्री क्या होगा, पहले जर्नल डिस्कस करते हैं फिर लेजर ड्राफ्ट कर लेगा। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। डन। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, हेड ऑफिस को हमने वापस रिटर्न कर दिया, तो एंट्री क्या होगा? गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे स्टॉक अपना कम हो जाएगा। कैश सेल्स फॉर द ईयर 1920 1,85,000, क्या होगा इसका एंट्री? यस, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, branch debtor account debit to branch stock account. Very good. Stock at branch as on 1st of April. Oh my God, ये तो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा एट इनवॉइस प्राइस। क्लियर है? इसका अपने को कुछ निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा? 72,000 पे 16.66%, 12,000। क्लियर है? सन्ड्री डेटर्स एट पटना ब्रांच एज ऑन 1st of April, ये तो ओपनिंग डेटर हो गए, ये आपका ओपनिंग डेटर्स हो गया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो एंट्री क्या होगा? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, branch P&L account debit to branch debtor account, or you can do branch expense account debit to branch debtor account। बात एक ही है। Goods returned by customer at Patna branch, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। Bad debts written off, branch P&L account debit to branch debtor account। Amount recovered from bad debt previously written off as bad। यस, ये बैड डेट्स रिकवर्ड ही आपके लिए इनकम है, तो आप क्या करेगा? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएनएल, सीधा प्रॉफिट कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। नेक्स्ट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच, नहीं, ब्रांच कैश नहीं होगा, बिकॉज सारा का सारा एक्सपेंसेस कौन पेमेंट करता है? हेड ऑफिस। तो हम लोग एंट्री क्या करेगा? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक कर लेते हैं, 10,000 से ऊपर है, कैश भी करोगे तो गलत नहीं है। क्लियर है? तो क्या हो गया? ब्रांच एक्सपेंस टू बैंक। नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस एट ब्रांच, सेम एंट्री, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस एट ब्रांच, branch expense account debit to bank account। Stock at branch as on 31st March 2020 at cost price। Oh my God, इसको सबसे पहले किस पे लेके आना पड़ेगा? इनवॉइस प्राइस पे लाना पड़ेगा। तो इनवॉइस प्राइस कितना है? तो ये इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 1,50,000 का आईपी। ये मेरे ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहेगा। क्लियर है? इसके ऊपर जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा 25,000। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तुम लोग से, बोला तुम लोग को शर्म नहीं आता एग्जाम में? क्या कुछ तो लेवल होना चाहिए ना, अब तुम लोग सीए बनने वाला है, कुछ तो लेवल होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए। हाँ, आओ फटाफट करने का। इतना ये सब पूछता है तुम लोग से, तुम लोग को भी शर्म आना चाहिए। क्या हो गया है इंस्टीट्यूट को? तुम लोग का लेवल देखो कहाँ, ये क्वेश्चन का लेवल मैचिंग ही नहीं हो रहा है।
सॉरी, नॉट इलस्ट्रेशन 6, प्रैक्टिकल कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर। चलिए फटाफट सबसे पहले बनाएंगे अपन। किसी को नहीं पटाना है यहाँ पे पटना नाम है जगह का। हाँ, वो किसी को नहीं पटना है अभी, जब तक सीए नहीं बन जाते हो। सख्त बन के रहो, पिघलने का नहीं। वो बुलाती है मगर पटना ब्रांच स्टॉक अकाउंट to balance brought down 72,000। इसका प्रॉफिट आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 12,000 का। देन आपको गुड्स मिला हेड ऑफिस से टू गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच एडजस्टमेंट। कितना इनवॉइस प्राइस है? 8,40,000। ₹7,00,000 और 1,40,000। तो ब्रांच एडजस्टमेंट यानी अपने सपने अकाउंट में क्या हो जाएगा, थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा, सपना और बढ़ जाएगा। बाय पटना ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,40,000। देन हमने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया तो स्टॉक कम हो जाएगा। भाई पटना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितना का रिटर्न कर दिया हमने? 60,000 इनवॉइस प्राइस है, उस पे प्रॉफिट होगा आपका कितना? 10,000। 50,000 इज द कॉस्ट। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली हम लोग को और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या? गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इसका हाँ करेंगे अभी। टू पटना ब्रांच एडजस्टमेंट 10,000 से सपना ब्रेक। कोई तो जगा हुआ है, कोई तो जगा हुआ है जो मेरे साथ कर रहा है, बाकी सब अपने आप ही कर रहा है, मेरे को अकेला छोड़ दिया। कोई बात नहीं, वही तो बोला, कोई तो है मेरे साथ। पटना ब्रांच स्टॉक अकाउंट 7,00,000 टू पटना ब्रांच स्टॉक अकाउंट 50,000। इतना में किसी को डाउट है क्या अभी तक जो किया? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। जो हमने क्वेश्चन में डिस्कशन किया उसको पुट किया है।
ब्रांच का नाम मेंशन कर सकते हैं इसका जरूर नेक्स्ट है कैश सेल्स है 1,85,000। तो स्टॉक अकाउंट में होगा बाय पटना ब्रांच कैश अकाउंट 1,85,000। सिमिलरली हम लोग पटना ब्रांच कैश अकाउंट बनाएगा टू पटना ब्रांच स्टॉक अकाउंट एकदम ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन डुअल इंपैक्ट करना है अपने को। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वी हैव डन विद दिस। क्रेडिट सेल्स 6,25,000। यस बाय पटना ब्रांच डेटर अकाउंट 6,25,000। ये आपने स्टॉक सेल किया क्रेडिट पे। तो अब अपन बनाएगा पटना ब्रांच डेटर अकाउंट। The balance brought down 96,000. ये आया वही तो क्वेश्चन है। कितना कितना हम सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो और करेंगे। आई थिंक आ जाएगा। उतना क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मली कंसेप्ट पढ़ना कितना है। बस उन पॉइंट्स को आपको मार्क डाउन करके रखना है। क्या ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था, डिफरेंट एडजस्टमेंट था, बाकी तो एकदम बेसिक्स है। कितना सेल किया अभी आपने? 6,25,000। अरे होता क्या है, स्टूडेंट पहले से एक माइंड फ्रेम बना के चला जाता है ब्रांच को लेके। तब क्या होता है कि वो इजी आके भी छोड़ देता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो इजी था, एकदम कंसेप्चुअल, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा बस प्लॉट करना था इसको। बट पहले से आप माइंड फ्रेम एग्जाम में लेके जाओगे कि नहीं इस टॉपिक से आएगा, इस चैप्टर से आएगा, हम छोड़ देगा, फिर तो खत्म, फायदा क्या। सीखो सब कुछ, सारे चैप्टर सीख के जाओ, एग्जाम में इम्प्रोवाइज करो राइट नॉलेज। कि यदि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने एक बार बोला, एक अटेम्प्ट में प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 20 मार्क का आया, बट वो लालच था, वो नहीं करना चाहिए था, वो बाद में करना था, बट सबको सबसे पहले हाथ डाला और हाथ जल गया। तो आपको समझना पड़ेगा एग्जाम एनवायरनमेंट में कौन सा आपके लिए सही क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है। कभी कभी दिखता है 20 ले लो, बट वो मिलता तो नहीं है ना। इससे छोटे छोटे मार्क्स में चले जाओ। कोई बोलते हैं ब्रांच बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो नहीं बोलता, पढ़ के पूरा जाओ। अब एग्जाम में डिसाइड करो कि आपको वो जो क्वेश्चन आया रीड करके आपके कमांड वाला है, क्या है तो कर लेगा, वरना छोड़ देगा, बाकी दूसरा कर लेगा। आप पढ़ के ही नहीं गए फिर तो खत्म ना। इस टाइप का इजी क्वेश्चन आएगा तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे। तो है फेथ कि आप भी अच्छी किस्मत वाले हो, फाउंडेशन पास किया है, फाउंडेशन से इंटर में आए तो किस्मत तो है ही आपकी। बिकॉज ओनली 25-23% स्टूडेंट पास होता है, तो कुछ तो लक लेके ही पैदा हुए हो। तो बस वही है। तो क्रेडिट सेल्स का एंट्री हो गया अपना। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 4,38,000 by Patna branch cash account 4,38,000।
यही ब्रांच कैश अकाउंट में भी आ जाएगा। टू पटना ब्रांच डेटर अकाउंट 4,38,000। कोई भी पेपर में 40 मार्क्स कैसा होगा, इधर क्या होगा? 60 मार्क्स ये होते हैं एवरेज, 40 से 60 मार्क्स। 60 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट के लिए बना हुआ होता है। अब वो आप पैनिक बटन घर से ऑन करके लेके जाते हो, इतने लोगों से डिस्कस कर लेते हो, इतने लोगों से सुन लेते हो ना, सी ये बहुत टफ है, पेपर ऐसा आता है, खत्म नहीं होता है, ये नहीं होता है, पहले से ही तो दिमाग तो डर ही चुका है, फिर तो कहाँ पेपर हॉल में सॉल्व होगा। नॉर्मल जाओ ना, जैसे आप क्लास 12 के बोर्ड का एग्जाम देने कॉन्फिडेंस से जाते थे, वैसे कॉन्फिडेंस लेके जाओ। मैं ये नहीं बोला 12 जितना पढ़ के जाओ, पढ़ना सीए लेवल का ही है, बट कॉन्फिडेंस वो लेके जाओ कि हम उखाड़ लेगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 7,500 by पटना ब्रांच पीएनएल अकाउंट 7,500। हम लोग को पटना ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू पटना ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता डिस्काउंट अलाउड 7,500। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एट पटना ब्रांच 14,000। डेटर कम हो गया, डेटर होगा। डेटर कम हो गया तो डेटर का क्रेडिट साइड में आएगा बाई पटना ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न किया उन्होंने कितना रुपीस का 14,000। सिमिलरली मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा तो स्टॉक के डेबिट में आएगा 14,000। क्लियर है? किधर डेटर अकाउंट में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 5,500, 5,500 का डेटर डूब गया तो डेटर को कम कर देगा बाई पटना ब्रांच पीएनएल 5,500 टू पटना ब्रांच डेटर, ये है मेरा बेड डेट 5,500 एक बार ये देखो, क्लियर है? आगे बोला कि रिकवर हुआ है 1,000 रुपीज, बेड डेट्स रिकवर्ड है तो सीधा ब्रांच पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा आपका क्या बाई पटना ब्रांच कैश अकाउंट 1,000 और कैश बढ़ा लेगा अपन टू पटना ब्रांच पीएनएल अकाउंट 1,000 बेड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट है खर्चे का, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को।
पटना ब्रांच expense account to बैंक अकाउंट। क्या क्या पेमेंट किया? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 24,000। इनर कॉलम में। और क्या किया? सैलरीज एंड वेजेस 72,000। और क्या किया? ऑफिस एक्सपेंसेस 9200। आउटर कॉलम में आएगा 1,05,200। तो ब्रांच एक्सपेंस क्लोज हो जाएगा पीएनएल से बाय पटना ब्रांच पीएल अकाउंट। तो इधर आ जाएगा एक्सपेंस अकाउंट 1,05,200। क्लियर? कोई डाउट, कोई शक? इजीली स्मूथली हो रहा है? एक लास्ट ट्रांजेक्शन पुट करना है मुझे। क्लोजिंग स्टॉक डालना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपीस डालेगा अपन? 1,50,000। और उसका प्रॉफिट इधर आ जाएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 25,000। अब एकदम सिंप्लीफाइड है। क्या करना है? एक एक लेजर को क्लोज करना है। गुड सेंड टू ब्रांच किससे क्लोज हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज हो जाएगा। 6,50,000। कहानी खत्म। ब्रांच कैश जितना भी है वो कहाँ चला जाएगा? हेड ऑफिस में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश 1,85,438 प्लस 1,000 6,24,000 हेड ऑफिस में रेमिट कर देगा अपन। इसके बाद डेटर का बैलेंस शीट ही निकाल लेगा। $96 plus 625 minus 458 minus 75 minus 14 minus 188 500। क्यों? कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं है? हाँ, बात तो सही है। एक बार बोला सुना कैंसिल तो 15 होगा ना। 256 डेटर क्लोज। पीएनएल में समय है, बाकी सारा क्लोज कर दिया। अब पीएनएल को क्लोज करने के लिए ऊपर से स्टॉक से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पटना ब्रांच स्टॉक का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है या डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तभी तो प्रॉफिट हो सकता है ना, यानी हमने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा वैल्यू में सेल किया होगा। टू ब्रांच एडजस्टमेंट में भी डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट ब्रांच पीएनएल में भी डाल सकते हो, आपका मर्जी।
कितना आ रहा है? 24। दोनों साइड टैली कर जाएगा, देन ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस भी कहां चला जाएगा? 1,17,000 ये हो गया। अब इसी को क्या करें, ब्रांच पीएनएल के क्रेडिट में डाल दें, 94 एंड 1,17,000 by Patna branch stock account, by Patna branch adjustment account to general PL balancing figure 93,800. So simple question. ले जाओ, लूट लो, इंस्टीट्यूट बोलता है मार्क्स, जितना मार्क्स चाहिए ले आओ, 80 90 90 अबव आराम से। हाँ? समझ में आया ये क्वेश्चन? अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उससे सिमिलर था, बल्कि ये बोलूंगा उससे इजी था, क्योंकि इन ट्रांजिट का कंसेप्ट नहीं था इसके अंदर, नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट नहीं और एबनॉर्मल लॉस नहीं। स्टॉक एंड डेटर मेथड में मेन तो तीन ही होता है, एक इन ट्रांजिट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, तीनों ही नहीं दिया, बस सिंपल क्वेश्चन बना के दे दिया, जाओ लूट लो मार्क्स। फिर भी नहीं लूटोगे तो क्या करेंगे? क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना था अपने को? नंबर 7। सेवन अभी आप लोग सेल्फ करोगे। हाँ, तुम लोग भी सिर्फ इस लाइन के लिए परेशान हो रहे हैं, एकदम सिंप्लीफाइड लाइन है। इट इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच at 20% less than the least price which is cost plus 100%। पहले तो लीस्ट प्राइस निकालो। लीस्ट प्राइस कैसे निकलता है कि 100 रुपए का सामान है, उस पे 100% ऐड कर दो। नाउ 200 रुपए तुम्हारा क्या हो गया? लीस्ट प्राइस। इसमें से हाँ क्या हो जाता है तुमको कभी कभी? अरे लीस्ट प्राइस कैसे बनता है? विच इज कॉस्ट प्लस 100%। सुनो, अज्यूम करना पड़ेगा ना। लीस्ट प्राइस कैसे बनता है? कॉस्ट प्लस 100% ऑफ कॉस्ट। सपोज अपना सामान है 100 रुपए का, तो इसमें प्रॉफिट कितना ऐड होगा? ये बन गया मेरा लीस्ट प्राइस। लेकिन हम लोग को लीस्ट प्राइस नहीं चाहिए, सॉरी, हम लोग को लीस्ट प्राइस नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए? इनवॉइस प्राइस चाहिए। इनवॉइस प्राइस कैसे बनेगा? इस लिस्ट प्राइस में से 20% माइनस कर दो, तो माइनस 20% यानी 40 रुपए, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? आया समझ में? हाँ, करेक्ट करेक्ट। यदि मेरा इनवॉइस प्राइस 160 होता है, तो अपना कॉस्ट होता है 100 रुपए, तो लोडिंग कितना हो गया? 60 रुपए। क्या चीज? अरे यहाँ तुम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता है ना। अब यहाँ देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 60% ऑन कॉस्ट एंड
37.5% ऑन इनवॉइस प्राइस, 60% ऑन कॉस्ट। कैसे निकला? प्रॉफिट है 60, कॉस्ट है 100 और 37.5% ऑन आईपी कैसे निकला? प्रॉफिट 60, आईपी 160। आई थिंक अब आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो, स्टिल आई एम देयर, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट आपने सारा ड्राफ्ट कर लिया होगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड ब्रांच पीएनएल, ब्रांच डेटर अकाउंट, 4 बनाना है आपको। ठीक है, एक बार मेरे को हेल्प कर दो कि आपने जो जो बनाया है उसमें कैसे कैसे क्या क्या पुट किया है। ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कुछ है क्या? 12,000 का ओपनिंग स्टॉक है। तो इस ओपनिंग स्टॉक के ऊपर ब्रांच एडजस्टमेंट में भी तो होगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कितना आया? बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 4,500। ये कैसे निकाला आप लोगों ने? 12,000 इंटू 37.5%। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बोली, क्या किया आपने? ब्रांच डेटर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 10,000। फिर और एक अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। अब बताओ आगे का ट्रांजेक्शन्स। ब्रांच स्टॉक में आएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, किस वैल्यू पे? 82,500 टू ब्रांच एडजस्टमेंट कितना? 49। तो इधर लिख दो क्रेडिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट का बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 49,500। क्लियर है? उसके बाद आपने क्या किया? कैश सेल्स बाय ब्रांच कैश अकाउंट कितने का? 46,000। देन बाय ब्रांच डेटर अकाउंट कितना? क्या चीज? हाँ करेंगे, वो तो प्रॉफिट निकालने के टाइम काम आएगा, अभी तो पोस्टिंग ठीक ही जा रहे हो तुम लोग। उसके बाद बताओ आपने क्या किया? ब्रांच डेटर का डेबिट में लिख दूं मैं, टू ब्रांच स्टॉक 1 लाख बाय ब्रांच कैश कितना? 85,000। ये बाय बैलेंस शीट है क्या सीधा? ये डेटर खत्म था क्या? कुछ हो गया? फिर ब्रांच पीएनएल में क्या करना है अपने को? कितना है? 17,500। क्लियर है? क्रेडिट सेल्स दिया हुआ तो है क्वेश्चन में।
उससे तुमको क्या लगा, बेचा तो उतना में ही ना तुम। आएगा, काम है। यहां तक वो क्लोजिंग स्टॉक लिख लेता है 17,600। 17,600 इसका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 6,600। ये क्लियर है? यहां तक डन 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 है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक कुछ नहीं था, ठीक है। अभी असली है कहानी। यहां तक एक बार फिर से देख लो, आप लोग मेरे बराबर हो क्या? जो बोला है इसका तो बोला नहीं है, वो तो हम लोग को ब्रांच कैश बनाना ही तो नहीं है, तो ब्रांच कैश से गया होगा। नहीं बोलेगा तो ब्रांच कैश होगा। बोलो ब्रांच पे अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। हाँ जी, अब सुनो मेरी बात। जो क्वेश्चन का जो अच्छा पॉइंट है, आप लोग को कभी भी है ना पूरा चैप्टर नहीं ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस याद नहीं करने होते। हर एक क्वेश्चन में जो एक अच्छा पॉइंट आता है, उस पॉइंट को क्लिक करना है कि कैसे एडजस्टमेंट किया था। अब इस क्वेश्चन में मैंने पहले थोड़ी, जब अपने एक दो डिस्कशन पहले आप जाओगे पीछे, तो मैंने क्या बोला था, स्टॉक अकाउंट में यदि आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब आपके पास जो गुड्स आया है उसको आपने ज्यादा वैल्यू में सेल किया है, तभी आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो यानी प्रॉफिट आने का एक रीजन है, जो प्रॉफिट आएगा वो ब्रांच पीएनएल में चला जाएगा, या फिर ब्रांच एडजस्टमेंट में भी डाल सकते हो आप लोग। ये क्लियर है? अब देखो, यहां पे क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज बोल रहा है। कैश सेल्स were to be made at invoice price। कैश सेल्स को हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस पे सेल किया। क्लियर है? अब देखो, आपने ये डेटा बनाया था, ये डेटा बनाया था, फिर से एक बार बनाता हूं मैं इसको रिवाइज करने के लिए। कॉस्ट सपोज 100 रुपए है, इसमें आपने क्या किया, ऐड किया प्रॉफिट, लोडिंग ऐड किया 100 रुपए का, तो ये बन गया आपका लिस्ट प्राइस 200 रुपए। फिर इसमें से आपने डिस्काउंट माइनस किया 20%, 40 रुपीज, ये आपका बन गया 160। ठीक है? तो एक बात बताओ मेरे को, यहां पे आपके पास में कैश में जो सेल्स किया है वो किस वैल्यू पे सेल किया? मुझे ये बात बताओ पहले, ब्रांच स्टॉक में आप जो ये स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे हो, ये किस वैल्यू पे? इनवॉइस प्राइस, और ये भी इनवॉइस प्राइस ही आपका, राइट? आपने जो कैश सेल्स किया वो इनवॉइस प्राइस पे सेल किया है, तो जितना डेबिट में रिकॉर्ड किया होगा उतना ही क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉफिट होने से रहा, क्योंकि डेबिट में आपने यदि इनवॉइस प्राइस आपका 160 है उतने से रिकॉर्ड किया, और क्रेडिट में भी सेल्स कर रहा है 160, कोई प्रॉफिट नहीं है। 160 में ब्रांच के पास आया और 160 में ही ब्रांच ने बेच दिया। क्लियर? अब देखो क्रेडिट सेल्स का कहानी, रुक जा। क्रेडिट सेल्स का कहानी, क्रेडिट सेल्स के लिए क्या बोला, क्रेडिट सेल्स एट लीस्ट प्राइस। क्रेडिट सेल्स किस पे बेचा आपने? लीस्ट प्राइस पे। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि जब गुड्स आया तब इस तरफ आपने रिकॉर्ड किया 160 में एट इनवॉइस प्राइस, बट जब तुम गुड सेल कर रहे हो तुम किस वैल्यू पे कर रहे हो, यानी 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें। व्हेन योर लिस्ट प्राइस इज 200, अभी आपका सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, यानी ये 1 लाख लिस्ट प्राइस बोल सकता हूं मैं, 1 लाख लिस्ट प्राइस में बेच दिया। जब तुम्हारा लिस्ट प्राइस इनवॉइस लिस्ट प्राइस 200 रुपए में बेचता है तुम, तो प्रॉफिट कितना होता है, इफ लिस्ट प्राइस सेल इज 200 रुपए तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 160 में स्टॉक के अकाउंट में आपने डेबिट में लिखा और सेल कर रहा है 200 रुपए में, तो 40 रुपए का प्रॉफिट आएगा ना स्टॉक अकाउंट में, है ना। और अभी आपका टोटल क्रेडिट साइड में आप क्या कर रहे हो, 1 लाख, तो बताओ प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 40 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 1 लाख, 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा ना। यानी मेरा स्टॉक अकाउंट 20,000 से ज्यादा प्रॉफिट बोलना ही नहीं चाहिए, यही तो कमाया आपने। यदि आपने डेबिट साइड में 160 में रिकॉर्ड किया और सेल ही 160 में किया है, कोई प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया 160 और सेल कर रहे हो आप उसको 200 रुपए में, प्रॉफिट है, 40 रुपए का प्रॉफिट है। वही प्रॉफिट तो हम निकालते हैं स्टॉक अकाउंट से। इसका मतलब जो आपके ब्रांच स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 20,000 का ही प्रॉफिट हुआ है आपको। और आप लोग का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 19,600। क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर ले लिया एज पर द ऑर्डिनरी क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन खुद आपको लैंग्वेज दे रहे हैं ना, कि एक तरफ आप लीस्ट प्राइस में बेच रहे हैं और एक तरफ आप लोग इनवॉइस प्राइस में बेच रहे हैं। जब मेरे पास गुड्स इनवॉइस प्राइस पे आएगा और मैं सेल इनवॉइस प्राइस में कर दूंगा, तो स्टॉक के डेबिट में आईपी में लिखा, क्रेडिट में आईपी लिख दिया, कोई प्रॉफिट आएगा क्या, स्टॉक अकाउंट तो मैच है। लेकिन स्टॉक के डेबिट में आईपी पे लिखा और क्रेडिट में लिस्ट प्राइस पे लिख रहे हो, अब दोनों में डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही तो तुम्हारा प्रॉफिट है। यस, बेसिकली आपको जो प्रॉफिट हुआ है बाय सेल ऑफ स्टॉक वो कितना हुआ है, 20,000। अब हम लोग को स्टॉक अकाउंट को मैच करना है। आया समझ में, इस क्वेश्चन में यही एक नया पॉइंट था। ऑब्वियसली स्टॉक तो मैच करना ही पड़ेगा आपके पास। आपका स्टॉक का डेबिट का बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल 1,64,000, राइट। 400 रुपीज कुछ तो कम आ रहा है क्रेडिट साइड। भाई स्टॉक भेजा, बाहर गया भी नहीं, गया कहां, डेबिट साइड में स्टॉक आता है, क्रेडिट से जाता है ना, तो ये 400 रुपए तो बैलेंस मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया आपको, नुकसान। तो कहना इसे, यहां मेरे को शॉर्टेज हुआ है बाय ब्रांच, पीएनएल में डाल सकते हैं इसको शॉर्टेज बोल के। जैसे अब नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल लॉस का, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट लिखते हो ना, आप चाहो तो पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट डाल सकते हो बाय, या तो ब्रांच पीएल डाल दो या फिर ब्रांच, इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, शॉर्टेज। ये आपका बैलेंसिंग फिगर कितना, हाँ पीएनएल में भी डाल सकते हो, क्योंकि लॉस ही तो है आपका। कनेक्ट हुआ पॉइंट, समझ में आया। जिसका भी 19,600 प्रॉफिट आ रहा था गलत था, बिकॉज अल्टीमेटली आपने ये 400 को एडजस्ट तो कर दिया कहीं पे, लेकिन आंसर गलत था। आपका नेट जनरल पीएनएल मैच हो जाएगा, बट आपका स्टॉक कभी भी मैच नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, अब नहीं समझ में आया। डेबिट साइड में आपने इनवॉइस प्राइस में स्टॉक को रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड में सेल कर रहे थे, ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है, फिर तुमने ये सेल इनवॉइस प्राइस पे किया तो मैच हो गया डेबिट क्रेडिट। ये कुछ इनवॉइस प्राइस से ज्यादा था,
कितना ज्यादा था उसका प्रॉफिट तुमने बुक कर लिया, ये इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग बचा हुआ है। तो तुम्हारा डेबिट क्रेडिट स्टॉक का तो मैच होना चाहिए ना, मैच नहीं हो रहा, 400 रुपए से कम आ रहा है। ये कम क्या, ये तुम्हारे लिए शॉर्टेज है। नाउ दिस शॉर्टेज इज अ लॉस फॉर यू, इधर यू चार्ज डायरेक्टली टू द पीएनएल या फिर ब्रांच एडजस्टमेंट में दिखा दो। नहीं तो इस 400 रुपए तो इनवॉइस प्राइस है ना, आप इसका लोडिंग क्या करो, ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल दो। या देखो पूरा ही ब्रांच एडजस्टमेंट डाल सकता है, या फिर क्या कर सकता है, दिस इज माई इनवॉइस प्राइस, इसमें जो लोडिंग है वो इधर ले आओ और बचा हुआ आप पीएनएल में लेके चला जाओ। हाँ डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप सुनो मेरा बात, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, फिर से सुनना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस। बैलेंस सीडी कितना था, ये था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी, 400 रुपए कहां से आए समझते हैं, 400 समझ में तो आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने शॉर्टेज निकाला 400 रुपए का, ये शॉर्टेज जो निकला है आपका, ये कॉस्ट है या आईपी है, स्टॉक अकाउंट पूरा का पूरा आईपी पे मेंटेन्ड है, तो ये मेरा इनवॉइस प्राइस ही है। अब ये शॉर्टेज का दो ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो तुम इसको नॉर्मल लॉस मान लो या फिर एबनॉर्मल लॉस, आप नॉर्मल लॉस मान सकते हैं या फिर नॉर्मल लॉस इसलिए नहीं मानेंगे, नॉर्मल लॉस इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोलता कि आपका नॉर्मली 5% या 10% का लॉस होता है, ये कहीं ना कहीं चोरी हुआ होगा, ये जो 400 रुपए का माल नहीं मिल रहा है चोरी हुआ होगा, तो मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस है। जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। 400 रुपए स्टॉक के क्रेडिट में आएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट बाय ब्रांच पीएनएल। अब इस 400 रुपए में लोडिंग पार्ट कितना है, 400 तो इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 150 रुपए, तो कॉस्ट कितना हो गया 250। अरे हमने ये निकाला था ना प्रॉफिट परसेंटेज 37.5% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 400 का 37.5% आपका कितना हो गया 150 रुपए, ये लोडिंग था तो वो तो सपने अकाउंट से ही जाएगा मेरा, और बाकी मेरे लिए लॉस, एबनॉर्मल लॉस का यही अकाउंटिंग एंट्री था। सेम आपने और एक क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस का एंट्री किया था, यहाँ पे भी देखो एबनॉर्मल लॉस का एंट्री किया था आपने इस क्वेश्चन में, राइट। तो एबनॉर्मल लॉस का पोस्टिंग क्या होगा, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 150 बाय ब्रांच पीएल अकाउंट 250, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में आएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अरे 400 करने का तो तुम नॉर्मल लॉस मान लिया, और नॉर्मल लॉस के लिए क्वेश्चन नॉर्मली बोलता है कि ये फेनोमिना है, इतना लॉस होगा ही होगा, ये तो अचानक से गायब हो गया माल, मतलब मेरा चोरी वोरी कुछ हुआ होगा, एंड चोरी वगैरह इज माय एबनॉर्मल लॉस। नहीं नहीं, अरे अभी समझाया ना मैंने आपको, क्यों नहीं डाल सकते, नीचे समझाया ना कि क्या क्या करना होगा ट्रीटमेंट, याद रहेगा आपको, कटा हुआ रहेगा तो कटा हुआ सबको याद रहता है, हम लड़के हैं ना।
मतलब 400 का 30, हमारा तो डुअल कंसेप्ट चलता था। To branch stock account 250, अब इधर आ गया बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 20,000। सबको पॉइंट समझ में आया प्रॉफिट कैसे निकला? नॉर्मली हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन कुछ और तरीका बता रहा है आपको प्रॉफिट निकालने का, कि इनवॉइस प्राइस से ऊपर जो बेचा है वही वाला आपका प्रॉफिट हो सकता है ना। क्या हुआ? ब्रांच एडजस्टमेंट से प्रॉफिट कितना आया? तो ब्रांच पीएल 47,250, ये 47,250 आपका चला जाएगा इधर बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 250 to general PL balancing figure 49,500। समझ में आया कंसेप्ट? अरे बस वो एक पॉइंट ही तो था शॉर्टेज वाला प्रॉफिट निकालने का। हाँ, इन लोग को ये करने देता है। अरे आप लोगों ने भी पहली बार किया ना, हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब इसको रिवाइज करोगे दिमाग में रहेगा कि इस टाइप का लैंग्वेज होने से आपको कैसे निकालना है। थोड़ी ना आप लोग अभी एक्सपर्ट हो गए, समय लगेगा। 2-3 महीना बाद तुम लोग बोलेगा दादा बहुत मैं आंसू, हम पढ़ा देंगे आपको। कंसेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का? ठीक है, आगे चल सकते हैं हम लोग। अरे मैं जस्ट आप लोग को यही बोल रहा था कि सिर्फ पढ़ने से आप लोग सीए नहीं बनेगा, यू हैव टू जस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल। जो लोग समझ रहे हैं कि 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा बनने से सीए बन जाता है, गलत फहमी है। आप लोग को चार्ज अप रहना पड़ेगा, और उस चार्ज अप को रहने के लिए टाइम टू टाइम आपके लाइफस्टाइल में एक मेडिटेशन हाफ एन आवर एटलीस्ट होना पड़ेगा, जहां पे आप पूरा दिन भर आपने क्या किया क्या नहीं हुआ उसको आप पिक्चराइज कर पा रहे हैं। इफ आपने मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, कोई ऐसा है कि जो सिर्फ 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा सो रहा है, खत्म, एग्जाम जब तक आएगा तब तक वो वैसे ही डिस्ट्रॉयड है। कोई ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है 12-12 घंटा सो रहा है, वो वैसे ही खत्म, एग्जाम जब तक आएगा उसका कुछ खत्म नहीं होगा। तो आपको एक थोड़ा सा शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा, जहां पे कम से कम आपका बॉडी में 5 to 5.5 एन आवर इतना का स्लिप, 5.5 घंटा का कम से कम स्लिप होना ही चाहिए बॉडी में। एंड दैट विल आई विल प्रीफर नाइट स्लिप, क्योंकि उसमें जो साउंड स्लिप आता है ना, कभी भी दिन में वो स्लिप नहीं आता है। इतना ही होना चाहिए, बिकॉज आपको इंटर लेवल क्रॉस करना है और इंटर में समय कम है। ऐसा भी बोलते हैं डॉक्टर्स की 7 घंटा का स्लिप होना चाहिए बॉडी में, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना समय नहीं है, तो 5.5 घंटा का तो नींद चाहिए, और आधा घंटा कम से कम मेडिटेशन। उस मेडिटेशन के अंदर व्हाट यू कैन डू, 15 मिनट्स थिंक अबाउट एवरीथिंग, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कितना रिकॉल, एकदम काम डाउन, एंड 15 मिनट आप अच्छा म्यूजिक ही सुन लो। म्यूजिक इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए मेडिटेशन। यदि आप ये करोगे ना, आपका ब्रेन धीरे 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 शार्प होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो आपने पढ़ा वो रिटेन रहेगा। वरना आप पढ़ रहे हो फिर थोड़ा दिन बाद भूल जाते हो, आप पढ़ते हो थोड़ा दिन बाद भूल जाते हो। तो यही है कि आपके लाइफस्टाइल में वो होना चाहिए इफ कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो। अरे आप दुनिया के जितने भी बड़े आदमी हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े टीचर या कोई भी है, उन लोग यही चीज करते हैं अपने लाइफस्टाइल में। वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करना, फिजिक्स पे वर्क करना। क्यों? क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म तक जीना है ना।
आज एक अंबानी, टाटा जी, इन लोग रतन टाटा इतना साल कैसे जी पा रहे हैं? बिकॉज उनके लाइफस्टाइल में वो है, उन्होंने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, बट शेड्यूल से चलते हैं ना। अक्षय कुमार का भी तो अपना एक शेड्यूल है, टाइम पे सोता है, सवेरे उठ के उसको एक्सरसाइज करना है तो करता है, इसी वजह से वो लॉन्ग टर्म खेल पा रहा है। सिमिलरली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप सोचो कि सिर्फ सिलेबस खत्म कर लिया, रिवीजन कर लिया, उससे पास हो जाओगे, कभी नहीं होगे। आपका लाइफस्टाइल ही डिसाइड करेगा कि एग्जाम में आपका दिमाग कितना चल रहा है। कितना भी रट के चले जाओ, ये श्योरिटी नहीं है कि आपको ट्रिकी पॉइंट क्लिक करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आप काम आउट हो, एकदम शांत हो, एकदम आपका ब्रेन को पता है कि कंट्रोल कैसे करना है। एड्रेनल एग्जाम एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत बड़ा रश करते हैं हम लोग, उस टाइम वही चीज जो आपने पूरा ड्यूरिंग द जर्नी मेडिटेशन वगैरह कामनेस से किया है, वो एग्जाम हॉल में काम आएगा। तो आई विल सजेस्ट कि हो सकता है तो अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो, इसका रिजल्ट आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगा। कोई भी चीज का शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं होता, इट ग्रेजुअली टेक्स ए टाइम। आपको एक हैबिट डेवलप करने में समय लगता है। मेरे को अर्ली इन द मॉर्निंग उठने का हैबिट डेवलप करने में बहुत महीने लगे थे। अब ऐसा आदत हो गया कि मेरे को बॉडी ठीक है, अब मैं आराम से उठ सकता हूँ। इनिशियल डेज में मेरे को ऐसा होता था, माथा दर्द कर रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, दोपहर में नींद का नशा था कि सोना है, खाना खा के तो 2-2.5 घंटा तो अपने को सोना है कंबल लेके। बट फिर धीरे धीरे हैबिट्स को चेंज किया। आई स्टार्टेड टू स्लीप ऑन चेयर्स, कि चेयर में सोता था, तो चेयर में क्या होगा, डर है गिरने का, अब मैक्सिमम 15 से 20 मिनट ही सो पाएगा। और या फिर क्या करता था, अपने टेबल पे हेडेक ऐसे करके सोता था, तो क्या था, वो दाग बन जाता है। आप जब ऐसे सोते हो तो कितना देर तक वो पेन बियर करोगे, तो 15-20 मिनट से आप पूरा चार्ज अप हो जाते हो। तो समय लगता है उसको करते करते, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, इट विल टेक यू सर्टेन नंबर ऑफ डेज, लेकिन एक बार हो गया ना, आपको अच्छा लगना स्टार्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार, हम 24 घंटा क्या परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज किया है। जब तक कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो, जिसको लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं है, भाई तू खा, तू सो, तुझे जो करना है कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, उपाय नहीं है। क्या चीज? नहीं यार, 7 घंटा तो नहीं हो सकता, बिकॉज इंटर बोथ ग्रुप देना है, अपने पास इतना समय नहीं है। तो 7 घंटा अभी पॉसिबल नहीं है, एक बार एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा जो नींद का कमी रहेगा, बाद में पूरा कर लेना। देखो नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ वेस्टर्न ब्रांच ऑफिस Messrs Alpha for the year ending 31st of March 2020, ascertain branch stock reserve in respect of unrealized profit in opening stock and closing stock. In short, आपको निकालना है opening stock reserve and closing stock reserve, ये आपको कैलकुलेट करना है। Goods are sent to the branch at invoice price and branch also maintains stock at the same price. Invoice में बेचता है, invoice पे ही maintain करता है। Selling price is cost plus 40%. Invoice price is cost plus 100%. यानी मेरा cost 100 रुपए है, तो मेरा IP होगा 115, सेलिंग प्राइस होगा 140। इसका मतलब ये क्लियर है? अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 3,45,000। अब देखो एक बात बताओ, कॉस्ट प्लस 15% था इनवॉइस प्राइस, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये तो इनवॉइस प्राइस पे होगा ना, तो यानी हम लोग यहाँ पे निकाल सकता है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा? 3,45,000 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 45,000 रुपए, सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आ गया। ये तो इजी था। क्या चीज समझा नहीं, क्या बोल रहे? हाँ, अब देखो आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना तुम लोग को। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेगा? आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 3,45,000,
गुड्स रिसीव कितना हुआ हेड ऑफिस से? 16,10,000। ये है आईपी पे, ये भी आईपी। अब एक्सपेंसेस तो इधर आएगा नहीं, क्या आएगा? माइनस सेल्स। लेकिन एक बात बताओ, सेल्स कौन सा माइनस करना है, सेलिंग प्राइस से या फिर इनवॉइस प्राइस? इनवॉइस प्राइस। जैसे आप नॉर्मल निकालते थे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स माइनस करना पड़ेगा। तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा? जब सेलिंग प्राइस 140 होता है तो इनवॉइस प्राइस होता है 115। तो अभी सेलिंग कितना है? 21 लाख। तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 115 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 21 लाख, 17,25,000। ये सेल्स आ गया। ये सेल्स क्या है? जिसको नहीं आया फिर से बता दूं मैं। इफ सेलिंग प्राइस इज 140 तो आईपी कितना होता है? 115। नाउ इफ सेलिंग प्राइस इज 21 लाख तो आईपी कितना होगा? 115 डिवाइड बाय 140 इंटू 21 लाख। तो आपका आईपी का वैल्यू आ जाएगा 17,25,000। क्लियर? तो वो आ गया, तो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 3,45,000 प्लस 16,10,000 माइनस 17,25,000। क्लोजिंग स्टॉक है 2,30,000 का। क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी तो निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या होगा? 2,30,000 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 15, 30,000। खत्म। बट इजी था, क्यों बिना मतलब पैनिक करते हो? गलती कहाँ हो सकता था? सिर्फ एक ही जगह हो सकता था, वो था आपका यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा सेल्स माइनस कर देता, क्योंकि इफ इनवॉइस प्राइस का कहानी चल रहा है तो इनवॉइस प्राइस माइनस होगा, और कॉस्ट का कहानी होता तो यहाँ से कॉस्ट ही माइनस होता, तब आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। प्रेजेंटेशन भी सिखाऊं मैं? हाँ, नॉर्मल वही करना है राजा। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना आया? 3,45,000 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 15, 45,000। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना अपने पास? 3,45,000 प्लस goods received from head office 16,10,000 minus sales at IP ₹17,25,000। क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी निकल जाएगा 2,30,000
therefore closing stock reserve 2,30,000 divided by 115 into 15 30,000 खत्म क्वेश्चन। समझ में आया? किसी को डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्या करना था अपने को? 11 ताकि तुम मेरा तारीफ करेगा। Alpha Limited has a retail shop under the supervision of a manager. The ratio of gross profit at selling price is constant at 25% throughout the year. इसका मतलब जीपी परसेंटेज है 25% on sales. Simple. Clear है? Branch manager is entitled to a commission of 10% of the profit earned by his branch calculated before charging his commission. ठीक है, कौन सा प्रॉफिट? Before charging his commission, but subject to a deduction from such commission equals to 25% of any ascertained deficiency of branch stock. Oh my God. समझ में आया? मतलब कोई भी डेफिशिएंसी होगा उसका 25% माइनस करने के बाद all goods were supplied to the branch from the head office. Following डिटेल दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक इतना था एट कॉस्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, चार्जेबल एक्सपेंस है 49,120, क्लोजिंग स्टॉक है एट सेलिंग प्राइस है, क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स दिया हुआ है, मैनेजर्स कमीशन पेड ऑन अकाउंट इतना. From the above details, you are required to calculate the commission due to manager for the year ended 31st March 2020. सेकेंड पैरा का मतलब है कि आपको जो मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है वो 10% ऑफ प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट भी कौन सा? बिफोर चार्जिंग इज कमीशन, बट एक वैल्यू माइनस करना है कौन सा? सब्जेक्ट टू डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन इक्वल्स 25% ऑफ एनी असर्टेन डेफिशिएंसी. यदि कोई डेफिशिएंसी निकला तो उसका 25% माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा उस पे कमीशन निकालना है. क्लियर है? ट्राई करो तो निकाल पा रहे हो क्या? मतलब जो डेफिशिएंसी आएगा तुम्हारा ब्रांच स्टॉक से उसका 25% भी तुमको उस प्रॉफिट में से माइनस करना है, क्योंकि 25% ऑन सेल्स है ना, तो 25% माइनस करना है. उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस वैल्यू पे कमीशन कैलकुलेट करना है. एक बार फिर से रीड करो एंड देखो कि क्या है, सक पा रहे हो या नहीं सक पा रहे हो. ट्राई करो, कुछ भी अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, फिर मैं क्लियरिटी कर दूंगा. देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. आप लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हो. सपोज दिस इज माय स्टॉक अकाउंट, राइट? ये मेरा स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक. इसमें अपन ओपनिंग स्टॉक लिखेगा कितना? 736. फिर हम लोग को ब्रांच के पास गुड्स आया 289, 680. क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है लेकिन वो तो सेलिंग प्राइस पे है, तो इसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा. इस डेबिट साइड में कॉस्ट रिकॉर्ड किया है तो क्रेडिट साइड में भी कॉस्ट ही चाहिए. तो क्लोजिंग स्टॉक 123,328 तुम्हारा सेलिंग प्राइस पे है, तो जीपी है 25% ऑन सेल्स. तो 123,328 में से 25% माइनस कर दे
तो क्लोजिंग स्टॉक कितना 90 to 490 पर डालते हैं 90 to 496 हाँ और सेल को सेलिंग प्राइस में आएगा नंबर क्या है मैं 4024 चुना रहा क्या चीज 4024 पर प्रॉफिट हाँ हाँ क्या वो तो बिफोर डालने क्या बोला सुना ही नहीं 10% सर्विस चार्ज करनी है अच्छा फिर से बताओ मेरे को ओपनिंग स्टॉक कितना था 74736 74736 तो good set branch to goods sent to branch कितना है 289680 सेल्स कितना सेल कर दिया 361280 इतना का सेल कर दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक को तो कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा बिकॉज स्टॉक अकाउंट हम लोग किस पे बना रहे हैं एट कॉस्ट तो क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट 25% माइनस कर देगा हम लोग तो आएगा 92 496 सेल्स दिया हुआ है जीपी परसेंटेज पता है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 361 280 का 25% 90320 राइट बाय डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर कितना 960 डेफिशिएंसी आ गया हाँ लॉस कहाँ हुआ है स्टॉक चोरी हो गया तो एक ही है दोनों का मीनिंग बाय ग्रॉस प्रॉफिट 90320 अब सपोज हम लोग बना रहे इधर मत लिखो फिर कंफ्यूज जाओगे ब्रांच पीएनएल if आप ब्रांच पीएनएल बनाओगे तो क्या होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 90320 टू एक्सपेंसेस कितना था 49120 ठीक है प्लस जो मेरा डेफिशिएंसी हुआ था वो भी चार्ज कर लेंगे अपन क्लियर है डेफिशिएंसी भी चार्ज कर लिया हमने तो अभी जो मेरा आ रहा है टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन 40240 ये आ रहा है बिफोर कमीशन राइट तो मैनेजर कमीशन कितना बनेगा 10% ऑफ प्रॉफिट 10% ऑफ प्रॉफिट 4024 subject to deduction 25% of any deficiency 960 का 25% 240 तो नेट कमीशन ड्यू टू मैनेजर 84 माइनस ऑलरेडी पेड 2400
बैलेंस ड्यू 1384. That was the question. नहीं अरे वहां तो पूरा आएगा मैनेजर कमीशन 3784. यदि तुमको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालना तो वो क्या होगा 4024 माइनस 4024 माइनस 3784. यस तो यहाँ प्रॉफिट को कमीशन यहाँ पे कमीशन डाल देता है 3784. हाँ 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 तो वो कर सकते हो. मेरे को तो कमीशन ही निकालना था ना, इसलिए मैंने आगे कुछ वैसा किया नहीं. समझ में आया? पहले ही इतना घबरा जाते हो तो क्वेश्चन को प्रोसेस करोगे कैसे? हैबिट सुधारो अपनी. हर क्वेश्चन हर कोई आप लोग को नहीं मिलेगा हेल्प करने के लिए. ये पीरियड में क्या जाएगा? क्यों पीएनएल में डेफिशिएंसी नहीं आएगा? नॉर्मल कॉस्ट है ना. नहीं आता. कॉस्ट में तो नॉर्मल रिकॉर्ड करता ही नहीं अपन. जब गुड्स कॉस्ट पे होता तो नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करते ही नहीं अपन. क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा कैलकुलेशन समझ में आया कैसे निकाल रहा है? पीछे निकाल सकता था तुम लोग, आई फील. पता नहीं तुम लोग ट्राई नहीं किया. क्लियर है? आगे चले. क्वेश्चन नंबर 14 and 16. हाउ 14 रीड करो एंड टेल मी कुछ प्रॉब्लम है क्या. एकदम इजी सा क्वेश्चन है, हमने सिमिलर क्वेश्चंस किए हैं. अभी थोड़ी देर पहले ही किया है सेम क्वेश्चन. एकदम सिमिलर क्वेश्चन है. थोड़ा सा फिगर्स चेंज है, बाकी और कुछ भी नहीं है. कि इनवॉइस प्राइस पे सेंड होता है कॉस्ट प्लस 20%. कौन सा कमीशन वाला पार्ट नहीं किया आपने? फोर्टीन विल बी योर होमवर्क, क्योंकि ये आराम से आप कर सकते हैं. सिक्सटीन अभी करेंगे, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 16. See, last question for the day. Modern Stores of Delhi operates a retail branch at Nagpur. The head office affects all the purchases and the branch is charged at cost plus 60%. इसका मतलब इनवॉइस प्राइस हो गया 160 रुपए. All the cash received by the Nagpur branch is remitted to Delhi. The branch expenses are met by the branch out of an impressed account which is reimbursed by Delhi. मतलब पेटी कैश हो गया ये. हेड ऑफिस पेटी कैश भेजता है, उसमें से ये खर्चा करता है हर महीना. द ब्रांच मेंटेन्स अ सेल्स लेजर एंड सर्टेन एसेंशियल सब्सिडियरी बुक्स, बट अदरवाइज ऑल ब्रांच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट दिल्ली. मतलब ये छोटा मोटा कुछ बनाता है लेकिन वो कोई काम का नहीं है. सारा का सारा बुक्स कहाँ मेंटेन होता है? दिल्ली.
द फॉलोइंग ब्रांच ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 22। ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ अपने यहाँ पे, क्लियर है। नीचे में दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट। इतना बनाना है अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड, क्लियर है। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए क्या अपने पास में कोई ओपनिंग स्टॉक है क्या? हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 40,000। तो पहले एक नॉर्मल ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ब्रांच का नाम है नागपुर, नागपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक 60,000। ये तो इनवॉइस प्राइस पे होगा, तो हम लोग को बनाना पड़ेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। कितना आएगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व? 60,000 डिवाइड बाय 160 इंटू 60, 22,500। 60% ऑन कॉस्ट था 22,500। एक ब्रांच डेटर अकाउंट, नागपुर ब्रांच डेटर अकाउंट जिसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000 एंड चौथा अकाउंट आपको बनाना है नागपुर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चार अकाउंट अपने को बनाना है। गुड्स रिसीव फ्रॉम दिल्ली एट सेलिंग प्राइस 1,50,000। गुड्स रिसीव हुआ तो ब्रांच स्टॉक के डेबिट में आ जाएगा। तो गुड्स sent to branch to branch एडजस्टमेंट। कितना रुपए में भेजा था उन्होंने? इनवॉइस प्राइस है 1,50,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया उस पे? तो कॉस्ट कितना हो गया? तो जो प्रॉफिट है वो ब्रांच एडजस्टमेंट का क्रेडिट में आ जाएगा बाय नागपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट 56,250। क्लियर? नेक्स्ट कैश सेल्स 69,000। तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में लिख देगा अपन बाय नागपुर ब्रांच कैश अकाउंट 69,000। गुड्स रिटर्न टू दिल्ली एट सेलिंग प्राइस। एचओ को रिटर्न कर दिया 3,000 का बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। लोडिंग प्लस कॉस्ट दोनों फिर से रिवर्स एंट्री 1125 1875।
तो अपना ड्रीम अकाउंट से भी कम कर देगा। तो नागपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1125। क्लियर है ये? क्लियर है यहां तक? आराम से समझ में आ रहा है? क्रेडिट सेल्स नेट ऑफ रिटर्न्स 63,000। तो ब्रांच स्टॉक में लिखेंगे अपन बाय नागपुर ब्रांच डेटर अकाउंट 63,000। स्टॉक कम हो गया। सिमिलरली हम लोग डेटर अकाउंट का डेबिट में लिख देगा टू नागपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट 63,000। क्लियर है? ऑथोराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग प्राइस ऑथोराइज रिडक्शन का मतलब होता है कि जो अपना बेचने का प्राइस था उसमें हम लोगों ने डिस्काउंट लगा दिया, मतलब उस वैल्यू को कम कर रहा है। हमारे पास गुड्स आता है सपोज कितने में, 160 में, हमने उसमें कम कर दिया, तो डेबिट साइड में तो हमने इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किया है। अब गुड्स का वैल्यू कम करना है तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में लिखेगा अपन बाय, तभी स्टॉक मैच होगा। क्लियर है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, यस इतना से सेलिंग प्राइस कमा दिया। बेसिकली सेलिंग प्राइस कमाने का मतलब हमने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, तो इतने से प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा, तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा टू नागपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस 1500। क्लियर है? समझ में आया पॉइंट? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट में आ जाएगा बाय नागपुर ब्रांच कैश अकाउंट 48,000। काटे नहीं भी काटे, ऐसा भी हो सकता है नहीं भी काटे। यहां तक क्लियर है? डेटर्स रिटर्न ऑफ एज इरिकवरेबल, मतलब बैड डेट्स। डेटर अकाउंट में लिखेंगे अपन बाय ब्रांच पीएनएल अकाउंट कितना रुपीस, तो ब्रांच पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा टू नागपुर ब्रांच ब्रैकेट में लिख देगा बैड डेट्स 2,000 रुपए। क्लियर है? कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 1500 का डिस्काउंट दिया हमने उन लोग को, तो डेटर अकाउंट में आएगा बाय ब्रांच पीएनएल अकाउंट 1500 डिस्काउंट दिया, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू नागपुर ब्रांच डेटर अकाउंट डिस्काउंट अलाउड 1500। क्लियर है ये? एकदम स्टेप बाय स्टेप जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पॉइंट ऑलरेडी हम कर चुके।
ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर का बैलेंस था। अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच on 27th March with a selling price of 1800 was not received until 5th of April and had not been accounted for in stock। इसका मतलब ये इन ट्रांजिट है और इसको हमने अभी तक स्टॉक में काउंट नहीं किया है। नेक्स्ट दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 72,900। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे कैसे अपन? हाँ, जो डिफरेंस आएगा इसका मतलब जो कोई डिफरेंस आया स्टॉक अकाउंट का। क्लोजिंग स्टॉक एक है इन हैंड कितना 72,900, इन ट्रांजिट 1800। ये क्लियर है? तो इसका स्टॉक रिजर्व ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट में आएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 28,013 या 12 जो भी लेना है आपको ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हाँ, नॉर्मल लॉस नॉर्मल वेस्टेज का आराम से यहां तक क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है। तो ये भी हो गया आपका, ये कहानी भी डन। द एक्सपेंसेस relating to the branch for the year ended 31st March amounted to 18,000। तो ब्रांच एक्सपेंस बोल के पीएनएल का डेबिट में आ जाएगा। कितना 18,000। क्लियर है ये चीज? नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा क्या है इसका 260। नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। शायद दो एक आंसर है इस क्वेश्चन के। ठीक है, दो एजम्पशन से इस क्वेश्चन को किया गया था। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यानी ये पॉइंट भी हमने कवर अप कर लिया। खत्म कहानी। Any stock accounted for is to be regarded as normal wastage। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब होता है नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है? ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक। यहां पे देखो, क्या मेरा कोई नॉर्मल लॉस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कोई डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस नहीं है। क्रेडिट साइड ज्यादा है कितने से? 1200 से क्रेडिट साइड तुम्हारा ज्यादा आ रहा है, तो ये तुम्हारा सरप्लस हो जाएगा 60,000 93,750 56,250 2,10,000 ये आ रहा है तुम्हारा। 2,10,000 नहीं आ रहा। 2,11,200। अब 1200 का ऐड नहीं किया। 1800 को उधर नहीं जाएगा क्या? कौन सा? ये हाँ उधर रहेगा। अच्छा, इधर भी तो ऐड नहीं किया हमने, इन ट्रांजिट वाला। इधर जो गुड सेंड जो किया था टू ब्रांच, इन ट्रांजिट वाला हमने कहाँ ऐड किया अभी तक? इस साइड आएगा। आपने क्लोजिंग स्टॉक में तो काउंट कर लिया 1800 को, लेकिन इन ट्रांजिट बोल के स्टॉक भी तो है। वो जो रिसीव हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो सुनो मेरी बात, अरे सुनो सुनो सुनो। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली, ये प्रैक्टिकली रिसीव हुआ आपको फिजिकली, उसको तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जो इन ट्रांजिट है वो भी तो कहीं ना कहीं भेजा ही है हेड ऑफिस ने। इफ हेड ऑफिस ने भेजा तो उसका अकाउंटिंग भी तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपन का, थोड़ा सा ठीक यदि अपने को करना है इसको, तो व्हाट वी कैन डू, ये 93,750 था। ठीक है,
1800 इनवॉइस प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1800 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, 1125 टू ब्रांच एडजस्टमेंट। हाँ, अलग से भी दिखा, अलग से भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं आप। 56,250 प्लस 675, क्या चीज? आप चाहते तो इसको अलग से भी लिख सकते थे, टू गुड्स इन ट्रांजिट बोल के डेबिट साइड में भी। हाँ, क्या क्या 1800 रुपए इनवॉइस प्राइस है, तो 1800 रुपए यदि तुम्हारा इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज 60% ऑन कॉस्ट है ना, तो मैंने क्या किया, इसमें से प्रॉफिट निकाल दिया 675। अरे जब एंट्री क्या करते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट ना, इन ट्रांजिट वाला, तो उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। हम सिर्फ जो फिजिकली रिसीव होता है उसको थोड़ी कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो जो मेरा बाई नागपुर ब्रांच स्टॉक आपने यहां लिखा 56,250, वो बढ़ जाएगा 675 से 56,925। क्लियर? अब बताओ ब्रांच स्टॉक का क्या बैलेंस आ रहा है? भाई ये तो बदलेगा ना। 100 का आपका नॉर्मल लॉस आ रहा है। नॉर्मल लॉस का एंट्री क्या होता है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 600। ये मेरा क्या है? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस इस नॉर्मल लॉस को इधर भी लिख लेगा अपन, ब्रांच एडजस्टमेंट से प्रॉफिट कितना आ रहा है? 48,187। ये 48,187 इधर आ जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 48,187। पीएनएल कितना आ रहा है? टू जनरल पीएल बैलेंसिंग फिगर 26 दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 16। बस यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट क्या था कि जो आपको गुड्स मिला है, जो हेड ऑफिस ने भेजा है, वो दो पार्ट में, एक को एक्चुअल में रिसीव हो गया और एक इन ट्रांजिट में है, तो वो ध्यान में रखना था। बाकी ऐसा कोई भी नया पॉइंट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर में।
अरे जो 1800 का गुड्स है उस पे यदि लोडिंग ये है तो उसका कॉस्ट तो यही होगा। अरे जो परचेज है वो तो टोटल परचेज आएगा ना, चाहे इन ट्रांजिट है चाहे नहीं है। अरे किसी को इसमें कंफ्यूजन है, इसका और एक तरीका है प्रेजेंटेशन करने का। ये वाला में कंफ्यूजन है क्या? हाँ, इसको अलग अलग करके भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरे को फिगर्स बताना, ठीक है? टू गुड्स received from हेड ऑफिस, कॉस्ट कितना है? 93750 एंड प्रॉफिट कितना है उसपे? हाँ, सिर्फ रिसीव वाला प्रॉफिट कितना? ये आ गया 1,50,000 टू गुड्स इन ट्रांजिट इस तरीके से भी कर सकते हो आप अलग अलग। क्लियर है ये? That was everything under stock and debtor method. So we have completely covered all the questions जितना आपने को चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आपका debtor method डन है, stock and debtor method डन है। In the next session we will discuss about the independent branch और उस केस में क्या क्या आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आप लोग इतना रिवाइज करना, कोई भी प्रॉब्लम होगा प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर लेना। क्लियर है? प्रैक्टिस करो घर पे क्वेश्चंस को। That's all for today. Thank you.